आज के समय में बिहारी होना एक मजाक बन चुका है। जो दूसरा इंसान किसी को पान खाता दिख जाए, अनपढ़ लगे या फिर जिसकी हरकतें अच्छी नहीं हो, उसे कई लोग बोलते हैं बिहारी हो गया। अगर हम सर्च करते हैं कि विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया या फिर विच इंडियन स्टेट इज़ द पुअरेस्ट, तो आपको दोनों में जवाब बिहार मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? क्यों इंडिया का हिस्सा होते हुए भी कई लोग बिहारी होने में शर्म करते हैं, जबकि एक समय पर बिहार इसका बिल्कुल उल्टा था और हमारे देश का एक काफ़ी डेवलप्ड पार्ट था। बिहार इंडिया का एक ऐसा राज्य है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और समृद्धि के लिए जाना जाता है। खासकर पुराने समय में एंशिएंट इंडिया में बिहार को एक महान राज्य समझा जाता था। मगध, जो कि बिहार का पुराना नाम है, मौर्य और गुप्त डायनेस्टी, जो इंडिया के सबसे महान राजवंश थे, मगध से ही निकले थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्य में ट्रेड और कॉमर्स को काफ़ी प्रमोट किया था, जो मगध को उस समय एक इकोनॉमिक हब बनाता था। उनके समय में पाटलिपुत्र, जो अब पटना है, काफ़ी बड़ा और आगे बढ़ने वाला नगर था, जिसे पॉलिटिक्स, कल्चर और विचार विमर्श का केंद्र घोषित किया गया। नालंदा और विक्रमशिला जैसी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ मगध में बनाए गए थे, जो दुनिया भर के स्कॉलर्स को अपनी ओर आकर्षित करते थे। लेकिन समय के साथ बिहार की समृद्धि में कमी आई है। मुगल और ब्रिटिशर्स के हुकूमत के दौर के अंत में बिहार ने अपनी पुरानी महानता खो दी थी। ब्रिटिश काल में बिहार के रिसोर्सेज को काफ़ी एक्सप्लॉइट किया गया। ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए बिहार की खेती बाड़ी और यूनिवर्सिटीज़ को अपनी तरफ मोड़ लिया और इसके कारण यहाँ के लोग गरीब होते चले गए। 1873-74 में बिहार की भुखमरी भी इसका एक उदाहरण है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी और यह ब्रिटिश रूल की वजह से हुआ था। चलिए, ये बात भी सही है कि ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया का ही जीना हराम कर रखा था। सिर्फ बिहार ही नहीं, बाकी कई राज्य भी बड़े बुरे हालात में थे। पर ऐसा बिहार में क्या हुआ कि वो आज़ादी के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाया? जब हमें आज़ादी मिली तो उम्मीद थी कि जो हमारे देश के नेता होंगे, खासकर बिहार के, वो इस पर काम करेंगे और बिहार को फिर से वही राज्य बनाएंगे जो वो अंग्रेजों से पहले था। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये सच है कि आज के समय में बिहार में काफ़ी चीज़ें बदली हैं और वो वैसा नहीं है जैसा 100 साल पहले था। आज बिहार ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या अर्बनाइजेशन की। फिर भी आज बिहारी होना एक गाली जैसा बन चुका है। बिहार शायद आज़ादी के बाद एक कंपैरेटिवली वेल टू डू स्टेट बन सकता था, पर नहीं बन पाया। समय के साथ बिहारी से एक कम्युनिटी के रूप में दूसरी कम्युनिटीज़ के मुकाबले पिछड़ गए। जैसे पंजाबियों ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के जरिए कनाडा और दुनिया के कई हिस्सों में जनरेशंस के लिए इज्जत कमाई, वैसे ही गुजरातियों ने ट्रेडिंग के जरिए नॉर्थ अफ्रीका और दूसरी जगहों पर अपनी फॉर्चून बनाई। या फिर एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग और स्किल्ड मलयालीज ने गल्फ इकोनॉमी को पुश किया। ये सब एग्जाम्पल है कि कैसे इन स्टेट्स की कम्युनिटीज़ ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाई। इसके कॉन्ट्रास्ट में बिहारी कम्युनिटी अब्रॉड में कहीं नहीं दिखाई देती है। इंडिपेंडेंस के बाद बिहार ने अपनी पुरानी समृद्धि को वापस पाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए, लेकिन कई रीजंस की वजह से स्टेट ने डेवलपमेंट में बड़े सेटबैक्स देखे, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण है बिहार की पॉलिटिक्स। बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत कॉम्प्लेक्स था और इसका स्टेट के डेवलपमेंट पर काफ़ी गहरा असर पड़ा। सबसे पहले बिहार में लीडरशिप अक्सर अस्थिर रहती थी और कई बार इनइफेक्टिव भी साबित होती थी। जहां दूसरे स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग और विजनरी लीडर्स थे, वहीं बिहार को वो लीडरशिप नहीं मिल पाई। पहले चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिन्हा, जिन्होंने 1946 से 1961 तक सेवा दी थी, उन्होंने स्टेट में कुछ डेवलपमेंट इनिशिएटिव शुरू किए। उनकी लीडरशिप के दौरान बिहार में कुछ सकारात्मक बदलाव आए, लेकिन उनके बाद लीडरशिप में कंटिन्यूटी की कमी साफ दिखाई दी। योजना बनाने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में जो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए था, वो बिहार की पॉलिटिक्स में गायब रहा। इससे न सिर्फ प्रोजेक्ट्स अधूरे रहे, बल्कि बिहार का ओवरऑल ग्रोथ भी धीमा पड़ गया। सिन्हा के बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी। 60s और 70s के दौरान बिहार में पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल्स काफ़ी बढ़ गए थे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लीडर आए, लालू प्रसाद यादव, जो 90s में सीएम बने। लालू की पॉलिटिक्स, जो मेनली कास्ट बेस्ड थी, उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स को एक नया डायरेक्शन दिया। उन्होंने बैकवर्ड कास्ट को एक पॉलिटिकल फोर्स बना दिया और ये उनका कोर वोट बैंक था। इसने बिहार की पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन और कास्ट बेस्ड वोटिंग को बढ़ावा दिया। लालू प्रसाद यादव ने अपने टेन्योर में एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स काफ़ी हैम्पर हुए। उनके लीडरशिप में बिहार के सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में चेंजेस आए, पर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ उतना सब्सटेंशियल नहीं हो पाया। जहां कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने एक तरफ बिहार के कुछ हिस्सों को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट में रुकावट बना। लालू के बाद नीतीश कुमार ने 2005 में सीएम बनकर बिहार की पॉलिटिक्स में एक बदलाव लाने की कोशिश की। नीतीश ने अपने टेन्योर में लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने और एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की कोशिश की। लेकिन नीतीश कुमार की लीडरशिप भी कभी कभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कोalition पॉलिटिक्स में अटकी रहती थी। उनके कोalition पार्टनर्स जैसे लालू प्रसाद यादव का आरजेडी और बीजेपी ने अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखा,
जिससे ओवरऑल स्टेट डेवलपमेंट का प्रोसेस कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा। हालांकि नीतीश ने कई रिफॉर्म्स की शुरुआत की, जैसे क्राइम रिडक्शन और रोड बिल्डिंग, पर उनकी लीडरशिप को कोएलिशन पॉलिटिक्स की वजह से कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इससे बिहार के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में रुकावट आई। बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन और ब्यूरोक्रेसी का भी बड़ा रोल रहा है। पॉलिटिशियंस ने अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को अपने इन्फ्लुएंस में रखा, जिससे गवर्नमेंट स्कीम्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। बिहार के लीडर्स ने अपने अपने कास्ट और कम्युनिटी पर ज़्यादा फोकस किया, जिससे ओवरऑल स्टेट की प्रोग्रेस पर असर पड़ा। स्टेट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लीडरशिप की शॉर्ट टर्म विजन ने बिहार को अपने पोटेंशियल के हिसाब से डेवलप नहीं होने दिया। अगर बिहार को लॉन्ग टर्म स्टेबल और डेवलपमेंट फोकस्ड लीडरशिप मिलती तो शायद स्टेट का सिनेरियो कुछ और होता। ये भी सच है कि करप्शन और ब्यूरोक्रेसी की वजह से जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट नहीं होते तो आम लोगों तक उनका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता। इससे स्टेट की ग्रोथ और पब्लिक ट्रस्ट दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बिहार में इफेक्टिव गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी होती तो स्टेट का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कई चैलेंजेस के बावजूद बेटर हो सकता था। जब पॉलिटिक्स में ही घपला हो तो बाकी जगहों पर तो घपला होगा ही। बिहार में पॉलिटिक्स इतनी फैली हुई थी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई। स्टेट के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो थे, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। बिहार के पास माइनिंग और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी थे, लेकिन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। यह राज्य अब भी ज़्यादातर एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर भी इनएफिशिएंट है। उनके पुअर इरिगेशन फैसिलिटीज़, आउटडेटिंग फार्मिंग टेक्निक्स और बार बार होने वाले नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड्स की वजह से रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। बिहार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है और इस स्टेट्स के रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच कनेक्टिविटी काफ़ी वीक है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद अगर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर के लिए फोकस्ड और सस्टेनेबल पॉलिसीज़ बनाई होती तो बिहार की डेवलपमेंट को काफ़ी बूस्ट मिल सकता था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बिहार की इकोनॉमी को एक मजबूत फाउंडेशन मिलती। इरीगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स को अपग्रेड करना और नेचुरल डिजास्टर्स के लिए बेटर प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग करना, ये सब क्रूशल स्टेप्स होते जो बिहार को अपने पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करते। साथ ही अगर ट्रांसपोर्ट और बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई पर इन्वेस्टमेंट होती तो रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच की गैप कम होती और राज्य को एक ओवरऑल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर डाला जा सकता था। इससे ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होती बल्कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता। पर ऐसा नहीं हुआ और ये सब किसकी वजह से आप लोग अच्छे से जानते हैं। इस सब की वजह से सिर्फ यही चीज़ें नहीं बल्कि और भी कई चीज़ें पीछे रह गई, जैसे कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। बिहार का सबसे बड़ा विलन उसका बेकार, गलत और पैथोलॉजिकल एजुकेशन सिस्टम है। कई फैक्ट्स इस रियलिटी को दिखाते हैं। पहली बात, बिहार अपने एजुकेशन सिस्टम के टोटल कोलैप्स से अभी तक बाहर नहीं आ पाया, जो 80s में शुरू हुआ था। स्टेट के पास अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पिछड़ी हुई है। एक वक्त था जब पटना साइंस कॉलेज, TNV कॉलेज भागलपुर, CM साइंस कॉलेज दरभंगा आदि बेस्ट टैलेंट्स को अट्रैक्ट करते थे और अलग अलग फील्ड्स में अच्छे लीडर्स भी निकलते थे। आज वो बस अपने पुराने दौर की नकल बन गए हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस में रेगुलर क्लासेस नहीं होती, फैकल्टीज़ एब्सेंट रहती हैं और एकेडमिक सेशन 1 या 2 साल डिले हो जाते हैं। इससे छात्रों को अच्छी एजुकेशन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, जो उनकी ग्रोथ और ओवरऑल डेवलपमेंट को रोकती हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम पर प्रॉपर फोकस होता तो बिहार के यूथ का पोटेंशियल और टैलेंट्स काफ़ी आगे बढ़ सकते थे। टेक्निकल एजुकेशन पर कोई फोकस नहीं है। जो फेमस इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि XLRI जमशेदपुर, BIT मैशरा और ISM धनबाद, वो अब झारखंड का हिस्सा बन गए हैं। आज के बिहार में कोई भी ऐसा इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट कॉलेज नहीं है जो अपने नाम का हो। जो कॉलेजेस हैं वो ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी जॉब मार्केट में कोई डिमांड नहीं होती। हर साल हजारों यंग लोग महाराष्ट्र, कर्नाटका और दूसरे स्टेट्स के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हैं, लेकिन बिहार में अभी तक कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है जो क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करे। IIT पटना और IIM गया की बात करना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस अभी अपनी शुरुआत में हैं। बिहार की बहुत बड़ी पॉपुलेशन में जो परवेसिव पॉवर्टी है, उसकी वजह से उनके बच्चों को हायर एजुकेशन लेने में बहुत मुश्किल होती है। सुपर 30 जैसे एंडेवर्स बस 1 या 2 एग्जाम्पल्स हैं जो इस गरीबी के समुद्र में एक छोटी सी नाव जैसे हैं। ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं करते और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इधर उधर के काम में घुस जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल करते हैं और जो भी ऑप्शंस मिलते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज अपने कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स को बेटर ऑप्शंस के लिए स्टेट के बाहर भेजते हैं। यह सब फैक्टर्स बिहार के यूथ को उनके पोटेंशियल को पूरी तरह से यूटिलाइज करने से रोक रहे हैं।
अगर स्टेट में टेक्निकल एजुकेशन पर प्रॉपर फोकस होता तो बिहार का यूथ अपने स्किल्स को ग्लोबल लेवल तक ले जा सकता था और ये स्टेट के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकता था। इसलिए ये क्लियर होता है कि बिहार में एजुकेशन का कोई प्रॉपर कल्चर नहीं है। ईयर एंड एग्जाम में वो 8-9 थीम्स याद करते हैं जिसमें से 4-5 क्वेश्चन उनके फ्रेमवर्क में फिट हो जाते हैं। एकेडमिक एनवायरनमेंट ज़्यादातर एग्जाम पास करने के लिए होता है, ना कि कुछ सीखने के लिए। इसलिए ये यंगस्टर्स आगे चल के अनएम्प्लॉयड क्राउड में ऐड हो जाते हैं। एंड रिजल्ट ये होता है कि वो मोस्टली लो पेड और जॉब्स और पुअर लिविंग कंडीशंस में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये एक तरीके का सर्कल है जहाँ एक चीज़ की कमी की वजह से बाकी चीज़ों पर असर पड़ता है। अब बात ये आती है कि कैसे इसे दूर किया जा सकता है, कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इसका एक जवाब है कि पॉलिटिक्स को सुधारा जाए, पर इसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे ना, जिससे बेशक जो अभी पॉलिटिशियंस हैं उनके थ्रू बिहार को डेवलप किया जा सकता है। बिहार तभी डेवलप हो सकता है जब हर एक रुपये की अकाउंटेबिलिटी हो जो यूनियन गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए देती है। आज के टाइम में यूनियन गवर्नमेंट बिहार को जितना पैसा देती है उतना ही वो स्टेट से वापस नहीं ले पाती, क्योंकि उतना टैक्स इनका बनता ही नहीं। लेकिन ना तो यूनियन गवर्नमेंट और ना ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बिहार गवर्नमेंट से ये पूछते हैं कि जो पैसा दिया गया है उससे जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। जो पैसा यूनियन गवर्नमेंट बिहार को देती है वो ज़्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स से आता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए जो स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे देते हैं उन्हें ये प्रिविलेज मिलना चाहिए कि वो बिहार जैसे स्टेट्स के डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ में अपनी बात कहने का हक रख सकें और उनका रेगुलर मॉनिटरिंग भी कर सकें। मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हम सब जानते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जितना पैसा तमिलनाडु को देती है उससे ज़्यादा तमिलनाडु उन्हें टैक्स के रूप में वापस कर देता है। मान लीजिए तमिलनाडु गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपए यूनियन गवर्नमेंट को देती है और ये 1000 करोड़ रुपए यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू बिहार गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए मिलता है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो मॉनिटर करे और सजेशंस भी दे सके कि बिहार सरकार को किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे बिहार के लोगों में तमिलनाडु के बारे में एक पॉजिटिव परसेप्शन बनेगा और इस प्रोसेस से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार को यह सच स्वीकार करना होगा कि जो पैसा बिहार सरकार को यूनियन सरकार के थ्रू मिलता है वो असल में तमिलनाडु के लोगों का दिया हुआ पैसा है और बिहार को उनकी कंट्रीब्यूशन की अप्रिशिएशन करनी चाहिए। यह तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसके थ्रू बिहार के डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है, पर उसी तरफ अगर हम देखें तो कई और सजेशंस भी हैं लोगों के। अगर आप लोगों की कोई और राय है इस मामले पर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मुझे पता है कि मैंने काफ़ी सारी कमियां पॉइंट आउट की हैं, पर आप इसे इस तरीके से मत लीजिएगा कि मैं बिहार की बुराइयां या कमियां बता रहा हूं। मैं सिंपल बिहार की वो इमेज बता रहा हूं जो कि आज के समय में बाकी स्टेट्स में बना रखी है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है तो कुछ हद तक झूठ भी, और इसमें अगर मैं किसी को ब्लेम करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकार है, ना कि जनता। अभी इसी साल 2024 में बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा विषय बन चुका है। हम इस विश्वविद्यालय को शायद बिहार की तरक्की की सीढ़ी की तरह भी देख सकते हैं। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बिहार से हर साल कई IAS IPS बने हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। कई सारे नई स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स भी सरकार ने घोषित किए हैं, जैसे कि बख्तियारपुर राजौली 4 लेन हाईवे, नवादा में रेलवे ओवरब्रिज, जहानाबाद और गया में सड़क चौड़ीकरण, नालंदा में कलवर्ट्स और छोटे पुल। ये कदम बिहार के विकास में अहम योगदान दे सकते हैं और इस राज्य की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकते हैं। बिहार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, अब ये सब रातों रात नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इस विषय पर क्या राय है और आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।